भारत में वैदिक साहित्य की रचना धार्मिक आध्यात्मिक दृष्टि से और मौर्य साम्राज्य की स्थापना राजनीतिक दृष्टि से प्राचीन काल के सुनहले स्वर्णिम हस्ताक्षर है। The appearance of Vedic literature in view of religious and spiritual and thoughtful context and the establishment of Maurya Empire in political construct are the golden pages in Indian history. The emergence and development of Buddhism and Jainism are also golden signature in our history. We are proud of three different religions. We are proud of land of origin of three different religions in Indian territory. Brahmin religion are Bhagavatism, Buddhism and Jainism. And their development and progress in these simultaneously. And a big empire in the form of Mauryas seems to be tolerant, liberal and secular. यही नहीं, भारतीय भूमि इस बात का गौरव करती है कि यहां ईसा पूर्व की शताब्दियों में ही 3 अलग अलग धर्म उद्भूत और विकसित हुए तथा वे साथ साथ विकास किए तथा मौर्यकालीन राजनीतिक व्यवस्था ने इन तीनों ही धर्मों को विकसित होने का अवसर दिया और अपने धर्मनिरपेक्ष और सहिष्णु स्वरूप को बनाए रखा। These are the golden pages of our history before Christ. यह क्राइस्ट के पहले भारतीय इतिहास का सुनहला पृष्ठ है। लेकिन यहां इसी दौरान कंजर्वेटिज्म आया, धर्म में जो परिवर्तन हुए उन परिवर्तनों के साथ अनेक प्रगतिशील तत्वों के साथ अनेक संकीर्ण तत्व भी आए और हमारा राजनीतिक तंत्र चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार तथा अशोक के बाद उनके जो उत्तराधिकारी हुए उस राजनीतिक व्यवस्था को संभाल पाने में असफल रहे। मौर्य साम्राज्य का बिखराव हो गया। राजनीतिक दृष्टि से मौर्य साम्राज्य में बिखराव और धार्मिक दृष्टि से अनेक अंधविश्वासों का उदय भी इसी दौरान हुआ। अनेक ऐसी बातें धर्म में आईं जो अवैज्ञानिक रही, जो तर्कपूर्ण नहीं रही। आस्था के नाम पर यज्ञों कर्मकांडों को बढ़ाया गया। अनेक पुराण आए जो पूरी तरह से मन मस्तिष्क में वैज्ञानिकता का लोप किए और आस्था के नाम पर लोगों को दकियानूस बनाया। On the other hand, in Europe, we see
क्लासिकल एज इन यूनान, वहां छोटे छोटे नगर राज्य उद्भूत हुए। हम कह सकते हैं कि आज जो हम स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, ऐसे ही उस तात्कालिक उन परिस्थितियों के अनुरूप नगरों की जो व्यवस्था हो सकती थी, उससे छोटे छोटे नगर राज्य उदय हुए। यही नहीं, साहित्य का अद्भुत विकास हुआ, कला का अद्भुत विकास हुआ, और यूरोप में लगभग प्रत्येक क्षेत्र में बड़े बड़े मनीषी पैदा हुए। एक तरफ सुकरात, प्लेटो, अरिस्टोटेल की श्रृंखला है, तो दूसरी तरफ हेरोडोटस और अनेक अन्य विधाओं में मर्मज्ञ लोग दिखाई पड़ते हैं। इतिहास का उद्भव वहीं हुआ। छोटे छोटे नगर राज्य जहां की व्यवस्था कल्याणकारी थी, जहां साहित्य और शिक्षा पर विशेष ध्यान था, ऐसे नगर राज्य उद्भूत हुए। लेकिन वो भी बहुत दिन नहीं चल सके, और आगे चलकर उनकी भी तमन्ना हुई कि वो बड़ा राज्य बनावे, और फिर रोमन साम्राज्य के रूप में एक समृद्ध साम्राज्य का उदय हुआ, जो क्लासिकल युग को एक तरफ धता बता रहा है, जो क्लासिकल युग की तमाम सृजन को लेने के साथ फिर सृजन पर प्रहार भी कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ राजनीतिक दृष्टि से उत्कृष्टता के चरम पर पहुंच रहा है। यहां मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया, लेकिन वहां रोमन साम्राज्य उद्भूत और विकसित हुआ, और लंबे समय तक यूरोप के एक बड़े भूभाग पर काबिज रहा। इस प्रकार से प्राचीन काल में जहां हमारा धार्मिक आध्यात्मिक ज्ञान आस्था को आधार बनाकर, यज्ञ कर्मकांड को आधार बनाकर दकियानूश होने लगा, और हमारा एक विस्तृत कल्याणकारी साम्राज्य छोटे छोटे राज्यों में विभक्त हो गया, और भारत पर विदेशी आक्रमण होने लगे, वहीं यूरोप लगभग चौथी पांचवीं शताब्दी तक पहले यूनान का क्लासिकल युग देखा, और फिर रोमन साम्राज्य को देखा, जो समृद्धि की दृष्टि से, शक्ति की दृष्टि से, शान शौकत की दृष्टि से उल्लेखनीय था। इस प्रकार से यूरोप का प्राचीन काल इस यूनान के क्लासिकल युग और रोमन साम्राज्य के कारण, और क्लासिकल युग के पहले भी वहाँ जो सृजन हुआ, ओमर, एलियड, ओडिसी के रूप में ओमर द्वारा और अन्य विद्वानों द्वारा छठी शताब्दी ईसा पूर्व के पहले से ही जो सृजन हो रहे थे, वे सब मिलाकर यूरोप का प्राचीन काल अद्भुत बनाते हैं, और तभी तो इसी को आधार बनाकर उन्होंने आगे चलकर पुनर्जागरण किया। थैंक यू।